नमस्कार दोस्तों, द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस कड़ी में हम एक चीज़ पर और ध्यान देंगे, वो है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। देखिए, सुभाष चंद्र बोस अपने आप में बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। इनकी मौत जितनी विवादास्पद है, इनका स्वतंत्रता संघर्ष और इनकी जीवन यात्रा उतनी ही अद्भुत और साहसिक है। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे विश्व के जिन्होंने 1942 में जब विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब पश्चिमी यूरोप से जापान तक की यात्रा की थी, वो भी एक पनडुब्बी के सहारे। इतनी बड़ी यात्रा इनके अलावा और किसी भी बड़े नेता या किसी बड़े सेना अध्यक्ष द्वारा कभी नहीं की गई। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि आज़ाद हिंद फौज का आइडिया कैसे आया, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ। हम कई बार ये कह देते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बट ऐसा नहीं है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गठन का आइडिया जो है वो आया रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो है ये भी एक राष्ट्रवादी नेता थे। खास करके 1915 से पहले ये भारतीय राजनीति में बड़े सक्रिय थे, पर उसके बाद इन्हें देश से जब निर्वासित कर दिया गया तो पहले तो ये यूरोप में रहे और उसके बाद ये जापान जाकर रहे। जापान में ही जब इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल से मुलाकात की, तब इन्हें आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का आइडिया आया। ये विचार ऐसे आया था कि सिंगापुर के अंदर और ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, यानी कि भारतीय सैनिक जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, और जापान उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था। जापान ने हजारों की संख्या में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया था। उन्हीं लोगों को भारत के लिए लड़ने के लिए एक फौज में बदलने का आइडिया यहाँ से आया। वास्तव में कहा जाए तो इस आइडिया को देने वाले एक सेना के खुद ही सैनिक थे, कैप्टन मोहन सिंह, उनका था, बट इसे राजनीतिक रूप से आकार दिया रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने बाकायदा इसके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 में बैंकॉक में हुआ। इसके बाद देखिए, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न 1 दिसंबर 1942 को गठित हुई, जिसके कैप्टन मोहन सिंह थे, और इसमें लगभग 16,300 सैनिक थे। बाद में जापान ने आज़ाद हिंद फौज को स्वायत्तता दे दी और उसमें अपनी तरफ से 60,000 युद्धबंदी जो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पकड़े थे, उन्हें भी शामिल होने के लिए फ्री कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मोहन सिंह है, इनके और इनके जो सैनिक साथी थे, इनकी अनबन हुई। मोहन सिंह नेतृत्व संभाल नहीं पाए, इस वजह से बहुत विवाद उत्पन्न हुआ, और जापानी सेना जो कि इन पर शक कर रही थी कि कहीं ये जापान की तरफ ही षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये ब्रिटिश सेना के जासूस तो नहीं हैं, इस आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद देखिए, ये जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसका काम ठप पड़ गया। पर सुभाष चंद्र बोस जो कि इस समय जब ये आज़ाद हिंद फौज का गठन वगैरह हुआ, जर्मनी में थे। जर्मनी, इटली और रूस जैसी ताकतों से ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग पाना चाहते थे। इसके लिए ये वहाँ पर जाकर हिटलर से मिले, मुसोलिनी से मिले, ऑस्ट्रिया की सरकार से इन्होंने अच्छे संबंध बनाए, रूस के कई सारे बड़े नेताओं से इन्होंने अच्छे संबंध बनाए। पर उस समय कोई भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि यूरोप के अंदर जो यूरोप की बड़ी शक्तियां थी, उनके बीच में महायुद्ध छिड़ा हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम यूरोप से बहुत दूर हैं, जबकि जापान की सेना जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक पहुंच चुकी है, वो आपकी ज़्यादा मदद कर सकती है। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो सीधा जापान पहुंचे। देखिए, जापान पहुंचने के लिए सबसे पहले उन्होंने जापान की सरकार से मदद ली, क्योंकि वो जर्मनी और इटली जाकर आए थे, और जर्मनी, इटली और जापान ये धुरी राष्ट्र कहलाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, जिन्होंने यूरोप के ब्रिटेन और इनके खिलाफ जो है युद्ध किया, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। तो वहाँ पर इन्होंने जापान में इनका एक नेता की तरह ही स्वागत हुआ। खास करके जापान के सैन्य प्रमुख जनरल तीजो जो हैं वो इनसे बड़े प्रभावित हुए
और उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का कमांडर बनने का सुझाव दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे तुरंत मान लिया। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने जापान की संसद को संबोधित किया और जापान की संसद ने भी उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पूर्णतया समर्थन देने का प्रस्ताव अपनी संसद में पास किया। ऐसा प्रस्ताव अभी तक किसी भी देश की सरकार द्वारा पास नहीं किया गया था। ये सुभाष चंद्र बोस का ही प्रयास था कि जापान जैसे बड़े देश ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान को सौंप दिया गया। बोस ने अपने अनुयायियों को, साथी सैनिकों को जय हिंद का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार या आज़ाद हिंद सरकार की सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना भी की थी, जिसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने स्वयं को स्थापित किया। इन्होंने बाकायदा उस सरकार में वित्त विभाग, प्रचार विभाग तथा महिला संगठन की भी स्थापना की। ये भारत से बाहर पहली बार एक ऐसा प्रयास था जब भारत सरकार की स्थापना भारत से बाहर रहकर की गई। आज़ाद हिंद फौज का देखिए प्रतीक चिन्ह, इन्होंने जो कांग्रेस का फ्लैग था उस समय का, जिसके अंदर केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग था, बट बीच में चरखा बना हुआ था, उस चरखे को हटाकर इन्होंने बाघ का चित्र बनाया। साथ ही साथ संगठन का गीत इन्होंने बनाया, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। नेताजी ने सिंगापुर और रंगून, सिंगापुर आपको पता ही है साउथ ईस्ट एशिया का देश, और म्यांमार की पुरानी राजधानी थी रंगून, वहां पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। जर्मनी, जापान तथा उसके समर्थित देशों द्वारा आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता भी दी गई। देखिए यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि सुभाष चंद्र बोस चाह क्या रहे थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस ये चाह रहे थे कि क्योंकि भारत के अंदर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता जो हैं वो राजनीतिक रूप से संघर्ष तो कर ही रहे हैं, पर अगर हम एक फौजी तरीके से हम एक आर्म रिबेलियन कर दें, एक सशस्त्र क्रांति करें, तो शायद अंग्रेजों को हमारे सामने झुकना ही होगा। इस वजह से, इससे प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को भारत की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया। आज़ाद हिंद फौज की कूच से पहले इन्होंने एक रेडियो संदेश प्रसारित किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और उन्होंने इस युद्ध के लिए महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद भी मांगा। जापानी सैनिकों की सहायता से आज़ाद हिंद फौज रंगून होती हुई नागालैंड तक पहुंची। नागालैंड और जो मणिपुर की सीमा है वहां पर कई सारी पोस्टों पर आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा कर लिया, परंतु इसी समय एक बड़ी घटना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाते हैं और परमाणु बम गिरते ही जापान बिल्कुल हिल जाता है। और ये 9 अगस्त की बात थी जब दूसरा परमाणु बम गिराया गया। 15 अगस्त को जापान लिखित में सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। भाई जापान का ही समर्थन था आज़ाद हिंद फौज को और वो सबसे ज़्यादा क्लोज थे। और एक और बात है, ये 1945 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां बदल चुकी थी। पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय जापान, जर्मनी, इटली ये बहुत ही अलग पोजीशन में थे, मजबूत पोजीशन में थे, बट जैसे जैसे द्वितीय युद्ध समाप्ति की ओर था इनकी स्थिति खराब होती गई। जैसे ही अमेरिका युद्ध के अंदर आता है तो उसने युद्ध का पासा ही पलट दिया और परमाणु बम गिरा के उसने जापान की युद्ध के अंदर भावी संभावनाओं को खत्म ही कर दिया। तो जापान की हार के बाद ही आज़ाद हिंद फौज का भी समर्पण हो गया। इसके बाद जो है इसके कई सारे सैनिकों को और अधिकारियों को अंग्रेज़ों ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, जब म्यांमार के अंदर जापानी और इन आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था ना, उस दिन 15 अगस्त 1945 था और उस सेना का जो समर्पण करवाया था वो ब्रिटिश सेना ने जो समर्पण करवाया, उस ब्रिटिश सेना का अधिकारी था लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा भी कहा जाता है। तो 15 अगस्त को ही जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सरेंडर किया था और जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने और उनसे भारत को आज़ाद करने के लिए एक तिथि पूछी गई तो उन्होंने
15 अगस्त की तिथि सुझा दी, क्योंकि वो 15 अगस्त की तिथि लॉर्ड माउंटबेटन के सैन्य जीवन की एक महत्वपूर्ण तिथि थी। आप कह सकते हैं उनके लिए एक बड़ा गौरव का पल था जब जापान ने उनके आगे, उन सेना ने उनके आगे बर्मा के अंदर सरेंडर किया था। तो बेसिकली यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज समाप्त हो जाती है, अधिकारी सैनिक सरेंडर कर देते हैं और सुभाष चंद्र बोस, हालांकि इसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज और जापान की इस तरह से हार होती है तो राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करते हैं, परंतु उसके बाद एक दुर्घटना होती है जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती। देखिए, ये कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो साइगोन से एक जहाज लेकर मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, रास्ते के अंदर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस थ्योरी को नकारने वाले बहुत सारे इतिहासकार हैं, कई सारे इसके पक्ष में भी निर्णय देते हैं। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए 3 कमीशन नियुक्त हुए। उन कमीशनों में से 2 ने सुभाष चंद्र की मौत को प्रमाणित बताया और कहा कि हाँ, इसके बारे में तथ्य उपलब्ध हैं, जबकि तीसरी जो रिपोर्ट थी उसने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को कोरा कल्पना बताया और उन्होंने कहा नहीं, सुभाष चंद्र बोस जीवित है। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा करी कि वो सुभाष चंद्र बोस की हमने मौत की जांच कराई है और वो मृत पाए गए हैं। हालांकि आज भी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के ऊपर विवाद रहता है, चाहे गुमनामी बाबा के रूप में हो, चाहे वो रशिया के अंदर उनका निर्वासन जीवन के रूप में हो, कई सारी इसके पीछे थ्योरीज हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का इसके बाद क्या हुआ, उनके अधिकारियों का क्या हुआ। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करके लाल किला लाया गया, दिल्ली लाया गया और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुख्य अभियुक्त थे कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खान। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हालांकि तत्कालीन कांग्रेसी नेता तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. कारजू आदि ने कई सारी दलीलें दी और कहा कि ये वॉर प्रिजनर ज़रूर है पर आप इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, पर उसके बाद भी इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। आम जनता का भारी समर्थन इनके पक्ष में था और ये वो काल था, आप देखिए 1945 में वो समय था जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। आप समझिए अपनी समाप्ति की ओर था। भारत छोड़ो आंदोलन अभी अभी खत्म हुआ ही था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, वेवेल प्रस्ताव, काफ़ी सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही थी। देश में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था, तो जनता ने एक विद्रोह किया। जनता सड़क पर निकल आई और नारे लगाए गए कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने अपने एक विशेषाधिकार का प्रयोग किया और इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए। राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, इन्होंने अपनी 3 ब्रिगेड बनाई थी। शाहनवाज खान जो जिनका भी हमने नाम लिया वो सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति थे। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उन्होंने इसी आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद दिया था। महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का एक गठन किया गया जिसका कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सौंपी गई। ये चित्र बड़ा फेमस है जिसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल आपको दिखाई दे रही है। कर्नल प्रेम सहगल की ये पत्नी थी, उनका ओरिजिनल नाम जो है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन था। तो दोस्तों ये था आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का योगदान। सुभाष चंद्र बोस की एक पूरी जीवनी भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कुछ ही दिनों के अंदर। उसके अंदर हम और विस्तार से बात करेंगे। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा था, तो आप आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए इन टॉपिक्स को आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।